सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। 2026 या 2027 या 2028 या फिर किसी भी आने वाले ईयर के लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका शेड्यूल। और अगर आपने सही से शेड्यूल बना लिया तो ये तय है कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके लिए आपको अपने टाइम टेबल को इस हिसाब से बनाना चाहिए जो कि यूपीएससी के लिए कंड्यूसिव हो, ना कि आपके लिए एक कंफर्ट जोन क्रिएट करता हो। ज़्यादातर बच्चे कंटेंट तो सभी के पास है, पढ़ बहुत सारी जगह से रहे हैं, किताबें भी कई सारी पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। वो ये नहीं प्रायोरिटाइज कर पा रहे कि कब क्या पढ़ना चाहिए, कब क्या छोड़ना चाहिए, और इस चीज़ के चलते वो बहुत ही बेकार सा शेड्यूल बना लेते हैं और अल्टीमेटली रेस से बाहर हो जाते हैं। आपकी तैयारी किसी भी लेवल पे हो, लेकिन अगर आपने उसमें एक सही टाइम टेबल नहीं डाला, बिलीव मी, सिलेक्शन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू। यू नीड अ टाइम टेबल जो आप खुद के लिए डिजाइन कर सकते हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं दैट हाउ कैन यू डिजाइन सच अ टाइम टेबल। पहली चीज समझ लीजिए, क्योंकि टाइम टेबल हमारे लिए क्यों जरूरी है, वाई ए टाइम टेबल इज योर यूपीएससी सक्सेस बैकबोन। पहली चीज, यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है यार। GS1 में देख लो, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कितने सब डिविजन्स हैं, एंशिएंट है, मेडिवल है, आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न है, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, फिर सोसाइटी है, फिर ज्योग्राफी है। GS2 में ले लीजिए, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशन है। GS3 में चले जाइए, आपका इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, इंटरनल सिक्योरिटी है। एंड GS4 में जाएंगे तो देन दैट इज द एथिक्स। उसके अलावा आपके पास ऑप्शनल है, उसके अलावा आपको उसमें करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, डेटा भी अपडेट करना है, कंपलसरी पेपर भी पढ़ना है, टेस्ट भी देना है। तो पढ़ना तो बहुत कुछ है। तो आपको क्या लगता है, क्या इतना कुछ ऐसे ही बच्चे कर लेते हैं? नहीं, दे मेक द राइट शेड्यूल। उसके चलते उनकी प्रिपरेशन को दे गेट ए स्ट्रक्चर। यू नीड टू प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर टू योर प्रिपरेशन, और उसमें टाइम टेबल आपको हेल्प करता है। सो द मोमेंट यू हैव डिसाइडेड कि मैं ऐसे ही पढ़ता चलूंगा, जब मन में जो आएगा पढ़ लूंगा, सिलेक्शन आप भूल जाइए। अगर सिलेक्शन लेना है, आपको एक ऑफिसर की तरह अपना टाइम टेबल अच्छा रखना पड़ेगा। जैसे स्कूलों में होता था ना, आपके सब्जेक्ट्स डिवाइड होते थे, कब कौन सा टीचर आएगा, कब इंटरवल होगा, कितने बजे प्रेयर होगी, कितने बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, और अगर आप लेट आएंगे तो कौन सी सज़ा दी जाएगी। कई बार ये भी डिफाइंड होता था। जैसे मैं तो यार देखो DAV से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे क्या करते थे ना, जब मैं लेट पहुँचता था तो मुझे सबसे पीछे खड़ा कर देते थे कोने में, थोड़ी देर में धूप में। ठीक है, वो अलग बात है, उस टाइम पे पनिशमेंट लगता था। आज की डेट में थोड़ा पढ़ लिए तो हमको लगता है कि विटामिन D दिलवा रहे थे, ठीक है, लेकिन बच्चों को वो पनिशमेंट लगता है। सो विटामिन D की सज़ा मैंने बचपन में बहुत ली है, बहुत अक्सर मैं लेट हो जाता था। स्टिल व्हाट आई वांट टू से कि समहाउ उन्होंने भी एक टाइम टेबल डिसाइड कर रखा था। हर सैटरडे हमारे यहाँ पे यज्ञ हुआ करता था, एंड मैं एक ऐसा बच्चा था ना जो लाइक मुझे पसंद था, तो आई यूज टू सिट इन द फ्रंट। तो फ्रंट पे होता था, क्योंकि वो क्या होता था कि भाई जो हवन होता था वहाँ पे सामग्री डालते थे और घी डालते थे, तो उसमें बड़ा मजा आता था। तो इस चीज़ के लिए मैं तो भाई आगे ही बैठता था। एनीवेज, मुद्दे की बात यह है कि इतना कॉम्प्लेक्स सिलेबस है और उसको स्ट्रक्चर भी करना है, तो यू नीड अ टाइम टेबल। दूसरी चीज़, जब आपका टाइम टेबल सही रहता है तो आपका फोकस सही रहता है। जब आपका फोकस सही रहता है, आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी हो रही थी तो जो आप बोलते हैं ना, सर समझ नहीं आ रहा, सिर दर्द हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आपकी एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। तो एक सही प्रिपरेशन आपकी एंजाइटी भी कम करती है, और वो जब एंजाइटी कम होती है तो और बेटर प्रिपरेशन होती है, तो एंजाइटी और कम होती है और आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाते हैं। तीसरी चीज़ देखो, ये तो 2024 का जो डेटा अवेलेबल है, 13 मिलियन जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने लगभग एग्जाम दिया था, जिसमें से 14,600 लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। अब सोच के देखिए कितने बच्चे हैं, 13 लाख में से सिर्फ 14,000। द सक्सेस रेशियो 100 में से 90 में से एक बच्चा आ रहा है। अब ये 90 में से अगर एक बच्चा आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चे कहाँ पे डिफर कर होंगे इन 89 बचे हुए बच्चों से? द थिंग जो उनको डिफर करोगी, सबसे बड़ी जो चीज़ डिफर करती है, क्योंकि कंटेंट तो सबके पास कॉमन है, देयर शेड्यूल। तो इन्होंने शेड्यूल बहुत अच्छे से किया, मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखा, ठीक है। और इस चीज़ के लिए यू नीड अ शेड्यूल। तो उस शेड्यूल को बनाने के लिए किन स्टेप्स को ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है। स्टेप 1 इज यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम एंड सिलेबस डीपली। शेड्यूल बनाने से पहले आपको नो कि भैया 3 स्टेज की प्रिपरेशन है। प्रीलिम्स है जो कि ऑब्जेक्टिव है,
मेंस है जो कि सब्जेक्टिव है या रिटन है, एंड इंटरव्यू है जो कि पर्सनालिटी टेस्ट है। तो मुझे पता है कि आई हैव द 3 स्टेजेस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे ये भी पता है कि हर एक स्टेज की रिक्वायरमेंट अलग है। ऑब्जेक्टिव में आप फैक्ट्स ज़्यादा याद करते हैं, सब्जेक्टिव में आप एनालिसिस वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो आपको पुराने पेपर्स को एनालाइज करना चाहिए और ये पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन से हैं। ऑल्दो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, स्टिल यू नीड टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ ऑल्सो कि इसमें से हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन से हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज कर पाएंगे, क्योंकि देखो यार हर बच्चा अलग है, किसी का हिस्ट्री अच्छा होगा, किसी का पॉलिटी अच्छा होगा, किसी का इकोनॉमी अच्छा होगा। आप देखिए आपका क्या अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल डिसाइड कीजिए, ठीक है। अब एक चीज और देखना, टॉपर्स कंसिस्टेंटली प्रायोरिटाइज कोर सब्जेक्ट्स व्हाइल मेंटेनिंग द ब्रेथ ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अपना टाइम टेबल, आपको अपना टाइम एसेस करने की जरूरत है और रियलिस्टिक गोल्स बनाने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो 15 घंटे पढ़ता तो हम भी 15 घंटे पढ़ेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, इन यूपीएससी प्रिपरेशन क्वालिटी विल ऑलवेज ओवरटेक द क्वांटिटी। तो आप कितने घंटे टेबल कुर्सी पे बैठ रहे हैं ये मैटर नहीं कर रहा, आप उस टाइम को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, दैट विल एक्चुअली मैटर। तो आप पहले तो अपने टाइम को ऑडिट करो और ये देखो कि भैया आप अपना काम अगर करते हो, आप जॉब करते हो, उसको साइड करके कुछ आपके फैमिली के कमिटमेंट्स होंगे, उसको करके कुछ लोग लीपा पोती करते होंगे, आपके जो भी एसेंशियल सेल्फ केयर है उसको छोड़ के, उसके बाद आपके पास एक्चुअली कितना टाइम है कि आप प्रिपरेशन को देने के लिए रेडी हो। इस चीज़ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते रह रहे हैं। तो अब पहले निकालो कि भैया मैं कितना डेली दे सकता हूँ। कई बच्चे बोलते हैं सर मैं 16 घंटा पढ़ूंगा। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप हर दिन 16 घंटा पढ़ पाएंगे? जिस दिन आप 16 घंटे पढ़ लेंगे ना, दूसरे दिन आप 16 घंटे सोएंगे। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप 2 दिन पढ़ लें, 8-8 घंटे पढ़ लें विदाउट ब्रेकिंग, क्योंकि जोश में नहीं होश वालों का सिलेक्शन होता है, जोश वालों का सिलेक्शन नहीं होता। वो जोश के साथ आगे तो बढ़ते हैं और तुरंत धराशायी होकर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो ऑडिट योर टाइम, जो भी अवेलेबल टाइम है आपके पास, 8 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, 5 घंटे, पहले तो ये डिसाइड करो। उसके बाद अपने गोल्स बनाओ, अपने जो भी आपके गोल्स हैं सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करो और उसके बाद एक मंथली टारगेट बना लो कि भैया, पहले एक ईयरली बना लो कि मेरे को क्या अचीव करना है कब तक। उसके बाद इसे मंथ्स में डिवाइड कर लो अचीवेबल टारगेट्स में। अब ये मत कर लेना कि भैया मेरे को ये भी चीज़ कर लेनी है, पहले डिसाइड कर लो कि या ईयरली बना लो, या फिर ये डिसाइड कर लो कि इस टाइम तक मैं इतनी चीज़ें खत्म करना चाहता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आप 1 महीने में कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स, कुछ करंट अफेयर्स खत्म करना चाहते हैं, कुछ टेस्ट देना चाहते हैं। तो आपने अपना एक मंथली गोल बना लिया। इस मंथली गोल को अपने 4 पोर्शन में बांट लो। इन जनरल 4 हफ्ते होते हैं, तो वीकली टारगेट्स में डिवाइड कर लो। फिर इन वीकली टारगेट्स को अपने 7 दिन वाले टारगेट्स में, पर डिवाइस टारगेट्स में डिवाइड कर लो एंड देन मेक अ टारगेट फॉर यू। अगर आप ये चीज कर पा रहे हैं सही से, बिलीव मी, आप यूपीएससी के लबासना पहुंचने के लायक हैं। ज्यादातर बच्चे इस शेड्यूल को भी अच्छे से नहीं बना पाते, और बनाते भी हैं तो एक ऐसा ओवर एम्बिशियस शेड्यूल बनाते हैं जिसे वो दूसरे दिन खुद ही छोड़ देते हैं। इनफैक्ट ये तो कुछ कुछ वैसा ही है यार कि आप में से जैसे कुछ बच्चों की आदत होगी सिगरेट पीने की, अच्छी चीज नहीं है बट होती है कई कुछ बच्चों की, तो वो क्या करते हैं, नया साल आ रहा है, मैं अब सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन जैसे ही नया साल बीता दूसरे दिन, अरे अब मजा नहीं आ रहा तो चलो सिगरेट पी लेते हैं। तो जो आपने कमिटमेंट किया है खुद से, उसको कभी नहीं तोड़ना है, ये ध्यान रखना है। सो कमिटमेंट के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओवर कमिटमेंट नहीं कर लेना है। आप डिसाइड कीजिए कि आपके पास जो अवेलेबल टाइम है उसमें आपके अकॉर्डिंग कितना आप तैयारी कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए आप टारगेट्स भले कम लीजिए, लेकिन उसे 100% टारगेट पूरा करिए। ये मत सोचिए कि यार 20% रह गया, 30% रह गया तो कोई बात नहीं। ये जब रहता है ना तो आपकी एक हैबिट पड़ जाती है। यू लर्न द आर्ट ऑफ इनएफिशिएंसी, डोंट मेक योरसेल्फ लर्न दिस आर्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो ओवर एम्बिशियस टारगेट्स बनाते हैं, सो दे स्टार्ट लर्निंग द आर्ट ऑफ इनएफिशिएंसी कि भैया टारगेट तो कभी पूरे नहीं होते हैं। डोंट डू दैट, मेक स्मॉल टारगेट, कंप्लीट दैट एंड देन मूव टू दी नेक्स्ट टारगेट। एंड उसके बाद अपने जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको 4-5 घंटे दीजिए, करंट अफेयर्स को 2 घंटे दीजिए, इसमें आपका न्यूज़पेपर भी है एंड मंथली मैगजीन भी है।
अपनी आंसर प्रैक्टिस को 1 से 2 घंटा जो भी देना चाहते हैं, रिवीजन को 1 घंटा जरूर दीजिए। अब इस टाइम को आप अपने अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप इसमें मैक्सिमम जाएंगे तो देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मैंने 10 घंटे का आपको टाइम बताया है। एंड अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट करने शुरू करो, आप जीरो पे भी हो, बिलीव मी यूपीएससी 2026 आप निकाल सकते हो अगर आप 10 से 12 घंटे ऑनेस्टली देने के लिए रेडी हो। C10 बैच मैं इसीलिए ला भी रहा हूँ जहाँ पे मैं ये टारगेट्स आपके लिए बनाऊंगा और आप मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। उसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे मिल जाएगी वैसे। बट अगर आप अपने लिए ये टारगेट्स बना सकते हो खुद से तो बिलीव मी नथिंग इज बेटर देन दैट। ठीक है, उसके बाद आप अपने डेली स्टडी ब्लॉक्स को भी यू नीड टू डिजाइन। अब मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, अब मॉर्निंग में कई बच्चे क्या करते हैं, इतना भयंकर सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हैं। अब देखो वहां पे फर्क स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज डिफर करती है। कुछ बच्चे हार्ड सब्जेक्ट लेके बैठना चाहते हैं, कुछ बच्चे इजी सब्जेक्ट लेके बैठना चाहते हैं। आप ये देखो कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो। मॉर्निंग में ऑन एन एवरेज ठीक ठाक सब्जेक्ट ले सकते हैं जिससे एकदम सिरदर्द भी नहीं हो जाए, क्योंकि अगर सुबह खराब हो गई तो फिर रात तक आते आते आपका पढ़ने का मन करेगा नहीं, क्योंकि हमको चाहिए कुछ कंप्लीट करने के लिए। तो कुछ लाइट सब्जेक्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ कंसेप्चुअली डिमांडिंग सब्जेक्ट जैसे एक पॉलिटी लाइट सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों को साइंस लाइट लगता है, कुछ बच्चों को इवन इकोनॉमी लाइट लगता है और हिस्ट्री से सिरदर्द होता है। तो सिरदर्द वाले सब्जेक्ट बाद में पढ़ना, आफ्टरनून वगैरह में या इवनिंग वगैरह में। तो आफ्टरनून में यू कैन फोकस अपॉन दी मेमोराइजेशन, जो कि हैवी टॉपिक्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपको रटना है, तो जो रटने वाली चीज़ें हैं उसको आपने आफ्टरनून में रख लिया और बाद में इवनिंग में एक लाइट मूड के साथ लाइक करंट अफेयर्स हो गया, न्यूज़पेपर एनालिसिस या फिर जो पढ़ रखा है रिवीजन, आपने रिवीजन कर लेना है। दिस यू कैन डिवाइड एज पर योर ओन कन्वीनियंस ऑल्सो। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि आपके स्टडी में देयर शुड बी रेगुलर ब्रेक। फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है। जिस दिन आप फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कब आपका ब्रेन स्लो होता चला गया और आप इनएफिशिएंट वे में पढ़ रहे हो। आप बैठोगे 12 घंटे, आप बैठोगे 16 घंटे, लेकिन आपकी पढ़ाई का जो आउटपुट होगा वो 6 घंटे के बराबर भी नहीं होगा। सो ये चीज़ नहीं करनी है और अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान देना है, बिकॉज दिस यूपीएससी इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन और उसके लिए आपको भी लगना पड़ेगा हर दिन। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट, यू हैव टू शेड्यूल रेगुलर टेस्ट। रेगुलर बेसिस पे आपकी जो तैयारी चल रही है आपको ये देखना पड़ेगा कि वेदर यू आर एबल टू डू दैट। आपको परफॉर्मेंस अपनी एनालाइज करते रहनी पड़ेगी, भैया हम सही लिखे हैं तो नहीं लिखे हैं तो कैसा लिखे हैं। लिख रहे हो आंसर तो कॉपी इवेलुएट करके चेक करनी होगी। अगर आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हो तो देखना पड़ेगा भैया इसका आंसर सही होगा तो कि गलत होगा तो कैसे होगा। एंड देन यू हैव टू रिवाइज दैम सिस्टमेटिकली ऑल्सो। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ते चले जाते हैं। अब होता क्या है, उन्होंने मंथ 1 में इन्होंने पढ़ाई की और इसे 6 महीने रिवाइज नहीं किया। तो भैया तुमने इसलिए नहीं पढ़ा था कि तुम इसे 6 महीने रिवाइज ना करो, क्योंकि द मोमेंट यू विल डू दैट, द मोमेंट आप 6ठे महीने तक रिवाइज नहीं करोगे, ये सब्जेक्ट आपके लिए नया हो जाएगा। होता होगा ना, आपने पढ़ा होगा, लेकिन अल्टीमेटली इन द एंड आप जब उसे दोबारा लेके बैठे, यू स्टार्ट फीलिंग यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। दैट थिंग हैज हैपेंड बिकॉज यू हैव नॉट रिवाइज दैट सब्जेक्ट इन द राइट टाइम। सो यू मस्ट एलोकेट 20% ऑफ योर टाइम फॉर द टेस्टिंग एंड रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग। अब टेस्ट के थ्रू भी आप क्या करते हैं, आप अपनी नॉलेज को चेक करते हैं और आप अपने दिमाग पे धार लगाते हैं। देन आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा। देखो यार लाइफ है, ठीक है, एंड इस लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स आएंगे जो आपका शेड्यूल डिस्टर्ब करेंगे। जैसे आप में से कोई बच्चा प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ है और आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज हो गई, दुखी हो गई और आपके फोन काटे, तेरे से बात नहीं करनी। कुछ बच्चों का उसी में सिर दर्द हो जाता है। दैट इज द अनफॉर्सेबल सर्कमस्टांस। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल मत पढ़ना, एक जगह पे फोकस रखना, क्योंकि जब फोकस 2 जगह होता है ना तो ये होता है 2 नाव पे पैर रखने जैसा। ऐसे बहुत कम वो लोग होते हैं जो इस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं। देर आर द ओनली, कुछ टॉपर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव एन एक्सेप्शन, बट देन एक्सेप्शन इज नॉट अ रूल। तो ये मत बोलना कि वो टॉपर थे, उन्होंने इनको ये दिया कि भैया सी इज द रीजन ऑफ माई स्टैंड एंड ऑल। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस था, जबरदस्ती के एक्सेप्शन बनने के चक्कर में एक्सेप्शनल बन के निकल मत जाना। सो इफ यू आर नॉट इनटू दिस, सिर्फ यूपीएससी पे फोकस करो यार, कुछ नहीं रखा है, सीधी सी बात है, करियर बन जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप चीज़ें होती चली जाएंगी। करंटली देखो सीधी सी बात है,
मैं तो इस चीज़ को ऐसे समझता हूँ कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें 20-25 साल से पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, उनका प्यार भी तो है। उस प्यार की अहमियत ये थी कि उन्होंने आपसे एक थोड़ी सी उम्मीद लगाई थी कि मेरा बच्चा सिलेक्शन लेगा, मेहनत करेगा। तो यार एटलीस्ट एफर्ट्स में तो आपके कंजूसी नहीं होनी चाहिए, एफर्ट्स तो 100% होना चाहिए। उस 100% एफर्ट्स के लिए थोड़ी कोशिश कर लेना और बाकी चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए साइड कर लेना। पूरी ज़िंदगी साइड करने के लिए भी नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कभी कुछ मत करो, बट इस तैयारी के फेज में कुछ मत करो। हमारे जो शास्त्र हैं ऐसे ही नहीं बनाया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बनाने के पीछे एक रीजन है। उस रीजन को अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप पाएंगे कि हमारे जो भी वेदास में लिखा हुआ है, चीज़ें लिखी हुई हैं, देयर इज द वेरी एक्सेसिव गुड लॉजिक बिहाइंड दैट। वो बहुत ही लॉजिकली वो जो टाइमलाइन है वो डिवाइड की गई है। ठीक है, संडे को 30 मिनट हर वीकेंड अपने प्रोग्रेस को रिव्यू कीजिए। ये ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले, रुक के देख ही नहीं रहे कि भैया तुमने क्या अचीव कर लिया। तो जब आप रुक के देखते नहीं हो तो कई बार पता चलता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपकी गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है। आप आज एक काम करना, अपने आप को कुछ मत पढ़ना, लेकिन एक काम ये कर लेना, अपनी तैयारी पे सोचना कि आपने पिछले 5-6 महीने से जो पढ़ दो, क्या ये वही था जो आप अचीव करना चाहते थे? क्या आपने इतना ही सोचा था? अगर गलती कर रहे हो तो क्या गलती कर रहे हो, या फिर अगर गलती नहीं कर रहे हो तो आपने क्या अच्छा किया और क्या बेटर कर सकते थे, जरा सोचना। ज्यादातर बच्चे ना अपनी प्रिपरेशन करते रह रहे हैं, फॉलो करते रहे हैं, कुछ कुछ करते चले जा रहे हैं, बट दे नेवर स्टॉप एंड दे नेवर थिंक। व्हेन यू नेवर स्टॉप, यू नेवर थिंक, यू नेवर गेट द थिंग दैट यू एक्चुअली वांट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपको अपने 30 मिनट हर हफ्ते खुद को भी देना है। यार 10 मिनट खुद के लिए सोच लो। 10 मिनट अगर आपने अपने टाइम को दे दिया ना सोने से पहले कि आज मैंने क्या किया, अपने आप को रिव्यू करने के लिए, यू कैन मेंटेन अ डायरी फॉर योरसेल्फ। आप पाओगे कि विद इन अ वीक आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया। तो रिव्यू योरसेल्फ एंड छोटी छोटी माइलस्टोन्स को अचीव करना। जब आपने कोई चीज़ अच्छी चीज़ की है तो अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट भी कीजिए। कभी चॉकलेट खा लिया, मेरे को जब मैं तो खुश होता था तो मैं तो यार मूवी चला जाता था। ठीक है, तो ऐसा बहुत जरूरी महंगी मूवीज जाने की जरूरत नहीं, मतलब लाइक कि भाई एकदम मॉल वॉल में जाना है, या 100 रुपये की टिकट में भी मूवीज देख लेते हैं। हम भी यार स्टूडेंट ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई 100 रुपये की मूवी से कोई भाई मूवी देखनी है, नहीं तो कुछ नहीं है तो भाई चलो अपने पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, हमने उस पर देख लिया, कहीं देख ली। थोड़ा होता है कभी कहीं चिल आउट करने का मन करता है, संडे का जो सेकंड हाफ है अपनी मस्ती के लिए रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 7 के 7 दिन पढ़ो, लेकिन मेरा इतना कहना है कि आप 6.5 दिन अगर पढ़ रहे हो ना तो 6.5 दिन ढंग से पढ़ लो, बाकी फिर अपना संडे अपना वीकेंड एंजॉय करते रहो, फुल पार्टी करो। वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, दैट शुड बी द मंत्रा। ऐसा कोई इंसान नहीं है यार, हम लोग कोई साधु संत नहीं है कि भैया हमको क्या कहते हैं जिंदगी में कुछ नहीं करना है। सबका मन करता है घूमने फिरने का, पार्टी करने का, करो ना, लेकिन देयर शुड बी द बैलेंस। बैलेंस ही है जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। ये तो आपकी जॉब में भी होगा। इफ यू वोंट बी बैलेंसिंग योर जॉब लाइफ विद द फैमिली लाइफ, भैया डांट पड़ जाएगी घर पे, ये सोच समझ के। ठीक है, सो रिमेंबर द मोस्ट इफेक्टिव टाइम टेबल इज वन यू कैन एक्चुअली फॉलो कंसिस्टेंटली। ठीक है, परफेक्शन मैटर्स लेस देन परसिस्टेंस, सो परसिस्टेंस इज द की टू योर सिलेक्शन। एंड आपका जो यूपीएससी का टाइम टेबल है दैट इज योर रोड मैप टू बिकम द इंडियाज नेक्स्ट सिविल सर्वेंट। सो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए शेड्यूल आपका सही होना चाहिए जो आप 8 से 10 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हैं, एंड प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए उसके पीछे जो आपने शेड्यूल बना रखा है। दिस विल गिव यू द सक्सेस। सो ये बेसिक सी चीज थी जो आपको अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करना है, एंड बिलीव मी इफ यू इनकॉर्पोरेट दैट इन योर शेड्यूल, नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम द फाइनल सिलेक्शन एंड फ्रॉम मेकिंग यू रीच लबासना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।